सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर सीरीज करंट अफेयर सीरीज। सॉरी फॉर द डिलेज वीडियोस। पिछले 2-4 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ माय इल हेल्थ। नाउ आई एम थिंक आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस। ठीक है, तो हम लोगों ने ओम्बुड्समैन्स 2021 तक देख लिया था। उसके बाद कुछ अदर की टर्म्स थे शायद आरबीआई से रिलेटेड। चलिए उसको देखते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, तो इसको देख लेते हैं क्या है। एलएएफ के जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के जैसा ही होता है एलएएफ। और एक मिनट, इसको मेंशन कर लेते हैं। ये एक होता है एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एक होता है एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझ सकते हैं रिपो रेट से और या फिर रिवर्स रिपो रेट से आरआर से या आरआरआर से। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ऐसी जो बैंकों को आरबीआई से लोन लेना पड़ता है उसमें उसको जो है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के रूप में देनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो बैंकों के पास अलग से रहनी चाहिए। लेकिन एसडीएफ वाले में क्या होता है कि बैंकों के पास हम लोगों ने देखा था कि एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है एसएलआर। ये इनको मेंटेन करना पड़ता है। ये अप्रोच 3% ऑफ द टोटल कैश एंड अप्रोच 18% ऑफ द टोटल कैश एंड रिजर्व वाट एवर वी हैव द बैंक विद आरबीआई। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से 3% कैश जो होगा मान लीजिए वो उसको कैश एज अ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो उसको 18% जो उसका फ़ंड बचता है 3% के अलावा 100 में से मान लीजिए 18 करोड़ उसको अलग अलग फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में, इन सब में उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो एसडीएफ में क्या होता है, इससे पहले एलएएफ में जितने भी लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे इक्विपमेंट रहते थे, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट बैंकों के पास जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती थी इन सब के अलावा उसको कोलेटरल रखते थे। जबकि जो एसडीएफ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ में होता क्या है कि जो एसएलआर कोटा का जो जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, यही वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो जा करके आरबीआई के पास रख देते हैं एज ए कोलेक्टर। फिर आरबीआई उसके एवज में उनको लोन या पैसे फंड प्रोवाइड करती है। तो ये एक एसडीएफ फैसिलिटी है, अभी आई थी फ़िलहाल लगभग 2022 के करीब आई थी। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कुछ कैसे बदलाव कुछ है। इट इज़ अ मैंडेटरी टूल दैट ऑब्जॉर्व्स लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विदाउट कोलेट्रल। तो उसमें कोलेट्रल नाम का बस वही रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला, ठीक है। एंड रिप्लेस द फिक्स रेट रिजर्व रेपो as the liquidity adjustment facility corridors floor. HDF is an overnight liquidity absorption mechanisms with the flexibility for the RBI to increase its duration, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले इसका जो प्रारूप था, मतलब क्यों बनाया गया था, तो रीज़न क्या था कि लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए आप रखिए, आप वहाँ से पैसे लिखिए, मतलब पैसे लेना पड़ता था। तो ये नई तरीके फैसिलिटी मतलब की है लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है कि बैंकों के पास जो फंड्स हैं, सॉरी मैंने तो वो जो आपको बता दिया था वो आरआरआर का है, उसमें मैंने रिवर्स रेपो रेट को बता दिया था, रेपो रेट का बता दिया था, उसमें रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, आरआर होना चाहिए। आरआरआर में क्या होता है कि बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आप आरबीआई के पास अपना पैसा रखिए, अब बदले में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ प्रोवाइड होंगी, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या होगा कि ये लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए होता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, वो लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो लिक्विडिटी अपने आप बढ़ेगी। इसलिए लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए कमर्शियल बैंक बिना किसी कोलेटरल के मॉनेटरी टूल को इस्तेमाल करते हैं। क्या है, एसडीएफ ने है फिक्स रिवर्स जो रेपो रेट था उसको हटा दिया है एज ए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। एचडीएफ इज एन ओवरनाइट लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ओवरनाइट ऑब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है एचडीएफ, यानी कि सिर्फ 14-15 या फिर आज रात का आपको करना है, कुछ करना है, तो इस टाइप का वो लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करता है। कैसे करता है, जैसे कि आरबीआई को पता चला कि इस वीक में बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा है, उसको लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना है, तो वो ये कर देगा कि एचडीएफ के द्वारा जितने भी बैंक्स हैं वो अपने कोलेटरल के अपने फंड्स को यहाँ रख सकते हैं। हालांकि इन सबको मेंटेन भी करना पड़ता है, उस पेचीदा चीज़ में हम लोग नहीं जानते हैं कि ये इन लोगों को क्या ज़रूरत है बैंकों की, आरबीआई की बात क्यों मानेंगे,
तो इस समय हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसका सब फंड होता है, ये इनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैंने चाहिए ही होती है। हम लोगों ने देखा था कि जो SLR कोटा है, SLR कोटा में इनको जो अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है या तो गोल्ड में करते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं। तो इसमें हम ये भी नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही क्यों देखते हैं, इसमें प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो ये तो पेचीदा फंड हो जाएगा, इसके बारे हम लोग नहीं जाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। एन एंटिटी दैट इज़ एलिजिबल फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF कैन यूज़ दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो वो सारी एंटिटीज़ जो एंटिटीज़ मतलब जो बैंक्स हैं या फिर NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर NBFC हैं जो LAF का यूज अभी कर रहे हैं, वो सब इस SDF का यूज कर सकती हैं। ठीक है, SDF विल बी अवेलेबल एवरी डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। तो ये डेली अवेलेबल रहेगा, चाहे हॉलीडेज हो चाहे वीकेंड हो। ठीक है, VRR देखते हैं, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इट इज़ मेथड यूज बाय द RBI टू ऑब्जर्व एक्सेस मनी फ्रॉम बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। RBI टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स एंड ऑफर्स देम इंटरेस्ट इन रिटर्न। ठीक है, RBI क्या करता है, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट नॉर्मल क्या होता है, RBI बोलेगा बैंकों से, जैसे RBI हो गया, या बैंकों से बोलेगा कि भाई आप अपना पैसा जो है एक्सेस वाला फंड हमको दे दीजिए, हम आपको रिटर्न में कुछ नॉमिनल रेट पर 2.3% को 4% पर आपको ये रिटर्न कर देंगे फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, 1 साल या 6 महीने के बाद। तो इस तरह से जो RBI मनी होता है बैंकों से ले लेता है। जो मनी बैंकों से ले लेगा तो बैंकों के पास लोन देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं बचता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी रहती है वो ऑब्जर्व हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब ये टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स सब मिला करके हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और ओवरऑल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए RBI के द्वारा ये अपनाए जाते हैं। द टर्म वेरिएबल रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट फिक्स एंड इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। तो ये वेरिएबल वाला मतलब क्या होता है कि जैसे कि रिवर्स रेपो रेट का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, जो मार्केट में चल रहा होगा रेट नॉर्मल वाला, उसी के बेस पर RBI अप डाउन करता रहता है, कोई फिक्स रेट इसमें नहीं रहता है। मान लीजिए मार्केट में रेट चल रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा बैंकों के बीच में भी ना ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ये बैंक B1 हो गया, ये बैंक B2 हो गया, इन दोनों के बीच में सोचा कि हम लोग अपने में कुछ ये करते हैं, भाई तेरे पास पैसा है तो 50 करोड़ आने दे, 100 करोड़ आने दे। तो ये कॉल मनी, ये सब मनी होती हैं इन सब का। तो ये सब मार्केट को देख करके RBI ये डिसाइड करता है कि क्या हो रेट होना चाहिए रिवर्स रेपो का। ऐसे रेट को VRR वेरिएबल रेट रिवर्स कहा जाता है एंड द रेट इज़ फिक्स्ड बाय द RBI। स्विच ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये 2019 में RBI के द्वारा लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मैनेज द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ पब्लिक डेप्ट बाय रिप्लेसिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विद लॉन्गर डेटेड वंस। तो इसमें क्या किया गया, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ रिप्लेस करने के लिए स्विच ऑक्शन लाया था। नाम ही स्विच करना शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में। ऑक्शन मीन्स ऑक्शंस फॉर द सिक्योरिटीज़। मैकेनिज्म क्या था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेल शॉर्ट सिक्योरिटीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइमल्टेनियसली बाय डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज एट कोटेड प्राइसेस। तो ये कुछ है इसमें से कि कैसे कोटेड प्राइस में किया जाएगा। RBI का एक पोर्टल होता है कुबेर पोर्टल, कुबेर पोर्टल। इस पोर्टल में क्या किया जाता है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है, कोई भी सिक्योरिटीज़ लेनी है, कुछ भी करनी है, बैंकों को भी कुछ करना है, तो इस पोर्टल में आकर कर लेते हैं। द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द कुबेर पोर्टल बाय द स्विच ट्रांजेक्शन मॉड्यूल। ठीक है, ये कोलैंडिंग नॉर्म्स क्या होता है, कोलैंडिंग नॉर्म्स की जैसे कि किसी को 100 करोड़ की आवश्यकता है मान लीजिए। ठीक है, एक है बैंकिंग फाइनेंशियल, एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। नॉन बैंकिंग हम लोग देखेंगे इसमें कि सारे जितने भी बैंक के काम होते हैं इसमें होते हैं, बस इसमें डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या कुछ और नहीं होता है। तो मान लीजिए बैंक बोलता है कि भाई हम 100 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, ला लोग 60 करोड़ ही दे पाएंगे, बाकी पैसा NBFC बोलता है कि हम देंगे 40 करोड़। तो दोनों के सहयोग से पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही है, तो ये इसको बोला जाता है कोलैंडिंग। पूरा पैसा ना दे पाना, फिर आधा किसी और के द्वारा दे पाना, यानी बैंक हो या फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, तो इन सबको कहा जाता है कोलैंडिंग। तो RBI ने हाल ही में इसकी डायरेक्शंस को क्या क्या रिवाइज किया है। अंडर कोलैंडिंग नॉर्म्स, रेगुलेटेड एंटिटीज कैन इंटर अ lending arrangement with other regulated entities for extension of credit to the borrowers subject to compliance with the extant prudential regulations।
तो ऐसा होता है कि दो रेगुलेटेड एंटिटीज़ आपस में ये एक तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम क्या है अपना फ़ंड प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर बोरोवर को, और उसमें से क्या कैसे रहेगा ये देख लेते हैं। रिवाइज डायरेक्शन क्या क्या है। मिनिमम शेयर 10% होना ही चाहिए लोन का एक पर्टिकुलर पार्टी का। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टेटस दोनों का रहना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है भाई? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये इसमें क्या होता है कि हर एक बैंकों के पास नेट डिमांड एंड टैबलेबिलिटी बचती है हर 14 दिन 15 दिन में जैसे होता है, मतलब कि कितना पैसा उनको लोन में देना है, तो उसका कितना परसेंटेज ऐसे लोगों को देना जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आप समझ रहे हैं कैसे? ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में वेयर the sector of the economy where the funds is very scarce and the importance of this particular sector is very crucial for the inclusive growth of the economy। जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनॉरिटी सेक्टर्स, माइनॉरिटीज़ के लिए जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, SMSME स्मॉल मीडियम और माइक्रो के लिए जितने भी हैं, इन सब के लिए, फार्मर्स के लिए और भी सब के लिए, इन सब के लिए को लोन देना। तो NDTL का कुछ परसेंटेज रहता है, मान लीजिए 40% जितना है आपको लोन देना है, 40% आपको इन्हीं सेक्टर पे देना पड़ता है। अगर आप नहीं दे पाते हैं 40%, आपका मतलब कोटा रहता ही है, आपका जितना भी आपको पैसा देना है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपये किसी बैंक को देना है लोन अभी तक का, तो उसमें 40 करोड़ रुपये इसको इन सेक्टर्स में, पर्टिकुलर सेक्टर में देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं दे पाता है तो ये पर्टिकुलर अमाउंट क्या करता है RBI क्या करता है, ये पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक्स हो गया, इन सबको दे देता है। और इन सबको देने के बाद बोलता है कि मैंने तुम्हारा पैसा तो ले दिया, लेकिन 10 साल बाद हम तुमको 3 पॉइंट या कुछ 2% के रेट पर वापस करेंगे। इससे इनको घाटा भी होता है। कहा इनको जो 40 करोड़ रुपये था इस लोन पे देते, कम से कम 5 साल या 6 साल के लिए देते, कम से कम 7% ब्याज पर देते। अब वही इनको RBI के द्वारा ये पूरा फंड से ले लिया जा रहा है। अब वो किसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे नाबार्ड और सिडबी में प्रोवाइड किया जा रहा है, अब बहुत ही कम रेट पर, जैसे कि 3%, 3.5% पर 10 साल के लिए ले लिया रहा। तो 10 साल के लिए भी गया, कम परसेंटेज पे गया, तो इसलिए उनकी एक तरह से पिनिटिव एक्शंस बाय द RBI होता है अगर वो पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होती है उसको ये लोग अपना क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 40 करोड़ देना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, लेकिन आपने 42 करोड़ दे दिया। ऐसा नहीं होता कि फिर 42 से 45 दे दिया। कोई दूसरा बैंक B2 है, इसको 40 करोड़ देना था, लेकिन 35 करोड़ ही दिया, तो इसका जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा था ना, ये चाहता है B2, तो B2 खरीद सकता है, क्योंकि इसके पास जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसके कारण इसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट PSLC दिया जाएगा। और यही PSLC ये खरीद सकता है कुछ रेशनल रेट पर। क्योंकि पता है कि भाई जितना फंड इसका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं जाएगा, वो फंड ले लेगा RBI फिर 10 साल या 12 साल 15 साल के लिए इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को दे देता है। तो उससे अच्छा है कि भाई इसी से हम लोग बैंक से खरीद लेते हैं कुछ मार्जिन रेट पर। तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका स्टेटस क्या होता है? हम लोग देख रहे थे कोलैंडिंग में 2 इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, जैसे कि बैंक हो गया या फिर NBFC हो गया, या बैंक B1 हो गया, बैंक B2 हो गया। थोड़ा थोड़ा पैसा करके ये दोनों बोरोवर्स को उधार देते हैं, लेन करते हैं। तो हाँ, ये दोनों का, जैसे कि एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, किसान को किसी को दे रहे हैं, या MSME को दे रहे हैं, तो हाँ दोनों का PSL कोटा माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, दोनों को कंबाइन एक ही माना जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों को एक साथ माना जाता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होता है? एंटिटी जो फैसिलिटेट करते हैं पेमेंट को कस्टमर के द्वारा जो बनाया जाता है। जैसे एक तरह का आप समझिए कि जो प्लेटफॉर्म है, ये पेमेंट करने वाला P1 है और यहाँ पेमेंट रिसीव करने वाला P2 है। तो इनके बीच में जो इंटरमीडिएरी होता है, प्लेटफॉर्म्स होता है, उसको पेमेंट एग्रीगेटर कहा जाता है। जैसे कि Paytm हो गया, गूगल पे हो गया, पेपल हो गया। टू मर्चेंट्स इट इज़ अब देखते हैं क्या है, फैसिलिटेट्स एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर्स टू मर्चेंट्स थ्रू पेमेंट चैनल्स थ्रू मर्चेंट्स इंटरफेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, आप समझ गए। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। एक कंपनी टाइप की होती हैं, जैसे गूगल एक कंपनी हो गई, फ़ोनपे एक कंपनी हो गई, Paytm एक कंपनी हो गई, मान लीजिए। द न्यू फ्रेमवर्क मैंडेट्स नॉन बैंक्स PSS टू ऑब्टेन RBI ऑथराइजेशन अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 वाले में से नया फ्रेमवर्क मैंडेट करता है कि जो भी नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं उनको RBI से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं?
इसको देख लेते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि हम लोगों का बजट का पास होता था, बजट हम लोगों का लगभग हम लास्ट वीक ऑफ इसमें पास होता था। फिर इसको पास होने में लगभग अप्रैल मई लग जाता था। तो फिर 1-2 महीने का जो फंड ओवर रहता था उसके लिए हम लोगों को, उसके लिए जो गवर्नमेंट होती थी उसको अलग से पहले से ही बजट बनाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, वेज एंड मीन्स आरबीआई का सिस्टम है कि आपको कहीं भी मान लीजिए आपका 1 साल भर का 12 महीने का बजट है और आपको किसी महीने लास्ट वाले में आपको मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो आरबीआई से आप उधार ले सकते हैं। उस उधार को लेना ही वेज एंड मीन्स का होता है। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती हैं। देखते हैं क्या है। इट इज़ ए टेम्परेरी एडवांस गिवन बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर एनी मिस्ड मैच इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो एडवांस में दिए जाने वाला आरबीआई के द्वारा पैसा होता है, कोई रिसिप्ट पेमेंट में मिसमैच ना हो। अनलाइक द ad hoc treasury bills, the instrument of WMS is not a source of financing for fiscal deficit। फिजिकल डिफिसिट को फाइनेंस करना और एड हॉक ट्रेजरी बिल का क्या कनेक्शन है, देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी को चाहे, जैसे मान लीजिए जियो हो गया, रिलायंस, इसको पैसा चाहिए होता तो क्या करता है कि भाई अपना आईपीओ जारी करता है सेबी के द्वारा। फिर ये होता है मार्केट में जाता है, तो मार्केट में जाने के बाद इसको जनता से, पीपल से पैसा मिलता है। ऐसा ही मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, फंड के लिए, तो क्या करेगा, जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई से बोलेगा भाई हम लोगों के उसमें आप एड हॉक ट्रेजरी बिल जारी करिए, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जारी करेगा, ठीक है। और फिर वो बिल, वो जितने भी वो रहते हैं वो देगा गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको जनता को। लेकिन उसके अलावा आरबीआई और क्या करता है, यहाँ जनता पैसा जाकर नहीं देती है, आरबीआई उतने ही जितने की वो रहती है पर्टिकुलर क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उतने ही अमाउंट में ये पैसा छापता है। पैसा छापता है तो ये पैसा छापने के बाद गवर्नमेंट को देता है। इसी को बोला जाता है आपका फिजिकल डिफिसिट को फाइनेंसिंग करना। फिजिकल डिफिसिट को फाइनेंसिंग करना, फाइनेंसिंग द फिजिकल डिफिसिट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो कितना जितना मन गवर्नमेंट चाहे उतना पैसा छपवा सकती है। एफआरबीएम एक्ट होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। इसमें बताया गया है कि आप जो आपका एफडी होना चाहिए, फिजिकल डिफिसिट या रेवेन्यू डिफिसिट होना चाहिए 0% लगभग या 3% तक ऑफ जीडीपी। तो ये सब ये आपको पैमाने रहते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो हाँ ये है। तो जो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है, तो ये फिजिकल डिफिसिट में नहीं माना जाता है, मतलब इसको फाइनेंस करने में नहीं माना जाता है। जैसे कि नॉर्मल एड हॉक ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के होते हैं, उन बिल्स में क्या होता है कि वो मैंने बताया ना आपका कि वो आरबीआई को देते हैं, आरबीआई बोलता है ठीक है उतना पैसा छाप के आपको देते हैं। इससे होता क्या है, इससे घाटा क्या होता है कि मार्केट में मनी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लिक्विडिटी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। डब्ल्यू में जो में से वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, इज आल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज, एंड डब्ल्यू में लिमिट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी जो लिमिट होती है वो तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो हम लोगों ने एक्ट बताया ना, एफआरबीएम एक्ट 2003 बना संसद में, पार्लियामेंट में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब कुछ है। लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, आरबीआई के एक्ट 1934 इट ऑथराइजेस द सेंट्रल बैंक फॉर डब्ल्यू में, तो ये ऑथराइज, इस एक्ट के द्वारा ये ऑथराइज होता है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, आरबीआई का रेपो रेट वही इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब अगर ओवरड्राफ्ट हो गया है तो 2% उसमें रेपो रेट से ज़्यादा होगा। तो आरबीआई का जो भी रेपो रेट होता है, रेपो रेट मतलब ऐसा रेट जिस रेट पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। हालांकि इसमें कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है इन लोगों को। बैंक रेट और रेपो रेट में यही डिफरेंस है, ये रेपो रेट में और बैंक रेट में अब इन दोनों के डिफरेंस में कोलेट्रल का डिफरेंस रहता है। किस प्रकार का कोलेट्रल आप रख रहे हैं आरबीआई के पास। अगर कमर्शियल बिल हो गया, कुछ नॉर्मल बिल हो गया, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले बिल हो गया, तब उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर कमर्शियल बिल वाला कुछ रहता है तो उसको बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। इसकी लिमिट क्या होती है, कब तक इसको वापस दे देना पड़ेगा आरबीआई को, 3 महीने का इसमें टाइम दिया जाता है। कुछ अदर इनिशिएटिव देखते हैं आरबीआई के द्वारा जो लाया गया है। यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इट इज़ इन्विजन्ड एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिंग टू एनहेंस डिलीवरी ऑफ क्रेडिट एंड इट एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज विच वुड बी द मेड अवेलेबल टू लेंडर्स फॉर बेटर क्रेडिट असेसमेंट, ठीक है। तो ये आप समझिए, बस इतना देखिए, ये डिजिटल पब्लिक ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है जिससे क्रेडिट की डिलीवरी फास्ट होगी। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक फर्म्स टू इनोवेट एंड टेस्ट सोल्यूशन।
आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने सीबीडीसी लाया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक तरह की ये ऐसी करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी होगी, फिएट करेंसी की उस पर ही लाया गया है। टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर डिपॉजिट्स। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड टोकन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स लाइक स्टॉक्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जैसे अब समझ लीजिए पहले क्या होता है। इज नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट इश्यूड इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म्स और एज अ प्रोमिजरी नोट अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो सीडी कर दिया जाएगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सबको दिया जाता है जब आपने किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया हो फाइनेंशियल मार्केट से या फिर कुछ और लिया हो तो ये आपको दिया जाता है। तो इसके लिए आप टोकनाइजेशन बनाया जाएगा। टोकनाइजेशन क्या होता है, एक तरह का टोकन होता है जिसमें से उसकी रियल एंटिटी को हटा करके एक नॉर्मल सा वो रहता है। जैसे टोकनाइजेशन ऑफ आधार का लिए वर्चुअल आईडी आया था, और टोकनाइजेशन से समोसे के पास आप जाते हैं तो आपको एक टोकन दे देता है। उस टोकन के आधार पर आपको समोसा मिलता है। हालांकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक तरह से वो रियल एंटिटी को छुपाने के लिए वो रहता है। इस तरह से कुछ है ये। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? ये कमर्शियल बैंक हो इशू करता है शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए। फेस वैल्यू पर डिस्काउंट मिलता है। फेस वैल्यू पर डिस्काउंट इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में डिटेल में देखते हैं। जब फाइनेंशियल मार्केट वाला सेक्टर आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीज के लिए कुछ सेल्फ रेगुलेटरीज आए हैं, उसको देखते हैं क्या कैसे। पहले देखते हैं कि एनबीएफसीज होता क्या है। वही कंपनी के एक्ट के अंदर 1956 के अंदर बना है। इसका काम क्या क्या रहता है, क्या काम नहीं रहता है, ये बैंक से अलग क्या रहता है। नॉन बैंकिंग छुपा है इसमें। तो बैंक से एक ही दो काम ऐसा होगा जो बैंक करता है, ये नहीं करता। बस डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता और ये किसी तरह का चेक जारी नहीं कर सकता। उसके अलावा जितने भी काम होते हैं बैंक के सारे काम ये भी करता है। बस क्या नहीं लेगा, डिमांड डिपॉजिट नहीं लेगा और उसके अलावा चेक जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं। इसके अलावा लेंडिंग उधार देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में और इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में, रियल इस्टेट में। तो ये सब है उसके फंक्शन। ये बैंकिंग एक्ट के अंदर नहीं आता, ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। एक तरह से कंपनी समझ लीजिए कंपनी होती है। तो अब देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनबीएफसी के लिए क्या है। RBI granted self-regulatory organization status to Finance Industry Development Council (FIDS) to oversee NBFCs, and FIDC is a representative body of non-banking financial companies registered with the RBI. तो FIDS जो होता है कि NBFCs की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो RBI से रजिस्टर होती है। जैसे बैंकों का बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होता है, उन बैंकों जितने भी बैंक हैं उनका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है जो कि वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे बार एसोसिएशन हो गया वकीलों का कि भाई हर तरह की वकीलों की हर एक बात को वही रखेगा। किसानों के लिए किसान यूनियन होता है। इस तरह से उनकी एनबीएफसी के लिए उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। अब देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। लीगल बैंकिंग क्या है। आरबीआई's ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ 2024 में मान लीजिए एक्ट आया था। बस इतना ही ध्यान दीजिए। उसके बेस पर बताया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस ये सेल्फ रेगुलेटरी में आते हैं, कौन सा नहीं आते। एलिजिबिलिटी क्या है सेल्फ रेगुलेटरी के लिए। एन SRO shall be set up as a non-profit company registered under Section 8 of the Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में अगर वो रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट कंपनी तो फिर वो NSRO के इसमें आती है। इट शुड हैव एडुकेट नेटवर्थ होनी चाहिए एंड सफिशेंटली डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड नो एंटिटी शेल होल्ड 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड मस्ट रिप्रेजेंट द सेक्टर। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, उसका क्राइटेरिया बताया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ SROs की बताई गई हैं। मेंबर के लिए और रेगुलेटर के लिए होना चाहिए। मेंबर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, फलाना ठीक का। ठीक है, और रेगुलेटर के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस को बात मानना पड़ेगा भाई जो है, और सेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना, ये सब बताया गया है। ठीक है, ये बहुत मुद्दम था भाई। वन स्टेट वन RRB। एक जिला पहले क्या होता था कि हर एक ज़िला में एक RRB की तरह का बना दिया जाता था। जैसे कि जयपुर ग्रामीण बैंक, जोधपुर ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, इस तरह से हर एक ज़िले में ये बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि वन स्टेट वन RRB रहेगा।
जैसे कि मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में जितने पिछले बैंक थे, सागर ग्रामीण बैंक, रीवा सिटी ग्रामीण बैंक और तरह का रहता था, तो उन सबको मर्ज करके अब बोल दिया गया मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक होगा। क्या होगा? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एमलगेमेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमलगेमेशंस किया है, मतलब उनको मिलाने की बात की है जितने भी आरआरबीज थे। मोर ऑन द न्यूज़, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ एमलगेमेशंस एंड पोस्ट एमलगेमेशन देयर विल बी 28 आरआरबीज फॉर इन 26 स्टेट्स इन 2 यूटीज। तो 28 आरआरबीज टोटल होंगे जो 26 स्टेट और 2 यूटीज में काम कर रहे होंगे। द फेज ऑफ एमलगेमेशंस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर व्यास कमिटी। तो व्यास कमिटी के आधार पर, व्यास समिति के आधार पर एमलगेमेशंस यानी इनका विलय की बात की गई है। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? 1975 में स्टेबलाइज हुए हैं नरसिम्हन वर्किंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ओनरशिप क्या है? इसमें से 50% जो फंड का ओनर रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट रहता है और 35% कमर्शियल बैंक का रहता है। कमर्शियल बैंक अब समझिए, रीजनल रूरल बैंक, रूरल नाम से हरा रूरल ग्रामीण बैंक होगा, एक गाँव का बैंक होगा। इसमें स्टाफ हो गया और वर्किंग कंडीशन हो गया, इन सब को ट्रेन करने के लिए इनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए एक होता है स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक अपनी टीम देगा, टीम के साथ अपनी फैकल्टी, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में क्या कहता है ट्रेनिंग देगा। इससे क्या होता है कि ये बैंक इफिशिएंटली तरीके से काम कर पाए, इसलिए इसमें जो उसका शेयर होता है लगभग 35% का शेयर रहता है और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। और क्योंकि एक तरह का उस पर्टिकुलर स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का भी 15% उसमें रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा शेयर 50% रहता है। उसके बाद 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, ICICI, HDFC, SBI, एक्सिस, ये सब होते हैं, इनके द्वारा उनको टीम प्रोवाइड, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है कि ताकि जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो अच्छे से काम कर पाए। और स्टेट गवर्नमेंट होता है, बाकी कुछ पैसा बचता है तो स्टेट गवर्नमेंट 15% उसको प्रोवाइड कराता है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन देखते हैं। आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होता है? एक होता है रेगुलेशन, दूसरा चीज़ होता है सुपरविजन। तो रेगुलेशन मतलब कि इसमें आपको कितने स्टाफ रखने हैं, आपको कैसे क्या रखना है, क्या कैसे नहीं करना है, ये सब के बारे में वो RBI अपने एक्ट, बैंकिंग एक्ट के द्वारा ही 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें, उसके आधार पर रेगुलेशन होता है। और सुपरविजन मतलब कि आपके इसमें पर्टिकुलर काम हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस को पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखता है नाबार्ड। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ हो गई, एक होता है रेगुलेशन RBI करेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा, और सुपरविजन करेगा नाबार्ड करेगा। ठीक है, फॉर टैक्स पर्पसेस दे आर ट्रीटेड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बताया गया है। स्टेटस देखते हैं, 22,000 से ज़्यादा ब्रांच हैं, 700 से ज़्यादा जिले, 92% ब्रांचेस रूरल में और सेमी अर्बन एरियाज में हैं। रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, मस्ट एलोकेट 75% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट क्या होता है? जो उनको लोन देना है उस 75% कहाँ देना पड़ता है? इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। हम लोगों ने देखा नॉर्मल बैंक्स में क्या होता है कि उनका जो नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी होती है, फिर ANBC समझिए, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट होता है, उसका लगभग 40% देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर आता है, MSME आता है, इसके अलावा वोमेंस, CST, ये सब मतलब मार्जिनल चीज़ें आती हैं, तो उसमें 40% देना पड़ता था। लेकिन ये जो बैंक हैं, जो RRB हैं, उनको 75% अपने NBC का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो होता है 9% होता है RBI के नॉर्म्स पर। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, ठीक है, ये कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स जो होता है, इसका जो परसेंटेज हो 9% आना चाहिए। मतलब कि जो टोटल कैपिटल है
तो उसमें से अपनी जो कैपिटल है लगभग कितने परसेंट होनी चाहिए, लगभग 9% होनी चाहिए। इसके लिए बेसल नॉर्म्स आए हैं, बहुत तरह के नॉर्म्स है। नॉर्म्स फर्स्ट आया है, नॉर्म सेकंड आया है, नॉर्म थर्ड आया है। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग बैंकिंग फाइनेंस में लास्ट वाला चैप्टर देखेंगे, तो उसमें देखेंगे इसको कैसे काम करता है। पहले आप देख लीजिए, वन स्टेट वन आरआरबी के लिए बात हुई है। अब देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। न्यूज में क्यों था? द रिजर्व बैंक हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक ऐसा बैंक होता है जो कोई ना कोई मतलब सारे काम कर लेते हैं। इसमें से कोई ऐसा इशू नहीं रहता नॉर्मल, जो भी हम लोगों के नॉर्मल बैंक चल रहे हैं, जैसे कि पंजाब बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब है यूनिवर्सल बैंक है। तो पहली बार 10 साल में एक बार पहली बार कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू, उसको कौन सा स्टेटस दिया गया है? यूनिवर्सल बैंक स्टेटस दिया गया है। More in the news, a universal banking license permits a financial institution to offer a wide array of banking services, including commercial and investment banking under a single umbrella। तो उसका जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होता है बैंकों का, CBS होता है। CBS पर वो जितने भी NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS, ये इसके अलावा कैसे उनको ओवरनाइट ये वो करना है, ये करना है बैंक साथ, ये सब सोल्यूशंस मतलब वाइड एरिया उसको दिया जाएगा, ज़्यादा वो चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ले सकता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में आने के लिए कि कुछ तो एलिजिबिलिटी रहती होगी, तब न जाकर के वो 10 साल बाद वो इस चीज़ को अचीव कर पाया है। तो देखते हैं स्टेटस, शेड्यूल स्टेटस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल का कम से कम उसके पास शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए। ठीक है। स्टॉक लिस्टिंग देखते हैं कितना होना चाहिए। शेयर्स ऑफ द बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उसका एक शेयर होना चाहिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? लगभग 1000 करोड़ तो नेटवर्थ होना चाहिए। CRR यानी कि कैपिटल रिस्क असेसमेंट रिस्क रेशियो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? वो तो जो SFBs के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए। इसमें मतलब होना है कि अपना पर्टिकुलर कैपिटल उतना ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि टोटल कैपिटल है पर्टिकुलर फर्म का 100 करोड़। अब 100 करोड़ में से आप मान लीजिए 2 करोड़ अपना है, बाकी 98% जो फंड है आपका, मान लीजिए अपने पब्लिक का फंड है, बाहर का फंड है, ये फंड है आपकी, मतलब टोटल है इसमें जो है टोटल फंड, टोटल वर्थ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपका अपना खुद कराना चाहिए, लगभग वो 9% या 10% होना चाहिए। वो ओनर मतलब कि जो बैंक है, इंटरमीडिएरीज बैंक हैं या कोई भी बैंक है, स्मॉल बैंक है, इन सब का पैसा रहना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी शुड हैव नेट प्रॉफिट्स इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो भाई फाइनेंशियली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लगभग 2 फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉफिट में रहना चाहिए। एसेट क्वालिटी देखते हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA जो है और नेट NPA जो है वो लगभग 3% और 1% के से कम होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। ठीक है। NPAs हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, ये ऐसा फंड होता है जो बैंक ने किसी को लोन में दे दिया और लगभग इससे ये SMS बनता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0, SMA 1, SMA 2। 30 दिन तक मान लीजिए कोई लोन पे आया, कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, फिर 60 दिन, फिर 90 दिन बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो SMA अकाउंट से उसको शिफ्ट करके NPA अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उसको रख दिया जाता है। तो जितना भी आपने लोन दिया है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रोस वाला, और नेट वाला तो 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब क्राइटेरिया आपके पास हैं तो फिर आप स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल से आप यूनिवर्सल बैंक में आ सकते हैं। स्मॉल बैंकिंग देखते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होते हैं। जो इनकी उपज कब हुई थी? 2014-15 की बजट से हुई थी। रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के आधार पर इनको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना यानी कि ग्रामीण लोग में या फिर सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिल पाता, तो इस तरह से उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सेविंग व्हीकल्स टू अनरिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्शन
सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स स्मॉल फार्मर्स थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन, ऐसा होता है। जैसे कि इनमें क्या होता है, इनके हालांकि इनकी क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही होती है, लेकिन एक तरह की पेनिट्रेशन रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रोवाइड तो कर देते हैं एक तरह से। वीकली इनका रहता है कि 7 दिन के अंदर आपको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं, मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल बैंक सेल बी ₹100 करोड़ 200 करोड़। तो मिनिमम पेड अप इनका होना इक्विटी कैपिटल इतना होना चाहिए। और फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांजिस्टिंग इनटू एसएपीज इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नेट वर्थ रुपीज़ है 200 करोड़ एंड विच हैव टू बी इंक्रीज टू 200 करोड़। तो ये कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट दी है, डाटा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है, जिसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें पहले क्या होता था कि 75% जो उनका लोन मान लीजिए है वो PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को देना पड़ता था, जिसमें 40% मैंडेटरी एलोकेशन रहता था PSL सेक्टर्स के लिए जो एग्रीकल्चर हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, और 30-35% फ्लेक्सिबल एलोकेशन होता था PSL सेक्टर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन अब क्या किया गया है, उसको 60% कर दिया गया है NBFC का। 40% PSL सेक्टर्स के लिए रहेगा और 20% फ्लेक्सिबल के लिए रहेगा, मतलब नॉन PSL भी के लिए भी अब यूज कर सकते हैं। तो 60% लोन यहाँ रहेगा। इसमें 40% था, इसमें भी 40% था, लेकिन इसमें से 75% टोटल था, इसमें 60% कर दिया गया है। बाकी फ्लेक्सिबल के लिए 35 से 20 हो गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम लोग ने देखा था 1970s में आया था, नेट बैंकिंग इसका दिया जाता है, ठीक है। तो ये अब देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस वही बता रहा है। सरफासाई एक्ट 2002 आया था। सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट हाईलाइटेड एनोमलीज इन सरफासाई एक्ट 2002 एंड सरफासाई एक्ट रूल्स 2002। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था कि जो हम लोगों को सरफासाई एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 बनाया गया था, उसमें से कुछ एनोमलीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कंट्राडिक्शन क्या है, इसका सेक्शन 2 है, ये 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 13(8) और रूल 8(9). इसमें देखते हैं क्या क्या कंट्राडिक्शन है। 2016 का अमेंडमेंट जो हुआ है, बोरोवर loses their statutory right to pay back at the debt in full and recover the secured assets on once the auction notice is published. Indicate borrowers still have a window to redeem even after publications up until the auction date. तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए गए हैं। सरफासी एक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है।